अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में टेंशन और अटैक्स की न्यूज़ चल रही है, उसको देखकर एक सिंपल सा सवाल आता है। अगर अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री है, तो वो सीधा ईरान को इन्वेड क्यों नहीं कर देता? आखिर यूएस ने इराक को कुछ हफ्तों में हरा दिया था, लेकिन ईरान के केस में सिचुएशन बिल्कुल अलग है। दुनिया ईरान पर इन्वेजन मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे डिफिकल्ट मिलिट्री ऑपरेशन में से एक मानती है, और इसके पीछे की कई प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है ज्योग्राफी। ईरान मिडिल ईस्ट का एक बहुत बड़ा देश है, लगभग 1.6 मिलियन किलोमीटर्स। कंपैरिजन के लिए सोचो, इराक जिसे अमेरिका ने 2003 में इन्वेड किया था, ये रहा इराक, ये देख रहे हो, ये जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया है, ये बॉर्डर से, इसको अमेरिका ने 2003 में इन्वेड किया था। वो ईरान से लगभग 4 गुना छोटा है। अब तुम सोचो, इसको 2003 में इराक ने अमेरिका ने इन्वेड किया था, इस वाले रीजन को, इस वाली बाउंड्री, ये जो बनाया हुआ है मैंने, और ये भी कोई सक्सेसफुल नहीं रहा था। हाँ, यहाँ पे ग्राउंड ट्रूप्स को मूव किया था, लेकिन उसके बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। ये जो ईरान है, ये इनसे इस इराक वाले रीजन से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। 4 गुना ज्यादा बड़ा है। तो यहां पे कंट्रोल, और यहां पे जो नेशनलिज्म की फीलिंग है ना लोगों के अंदर, वो और भी ज्यादा है। तो इस जगह को कंट्रोल करना उनके लिए और भी मुश्किल होगा। ईरान, जो कि इराक से लगभग 4 गुना ज्यादा है, लेकिन साइज ही सिर्फ एक इशू नहीं आता है। ईरान का जो टेरेन है वो बहुत टफ है। अब तुम जैसे यहाँ पे देख सकते हो, जो वेस्ट साइड है इराक, यहाँ पे ईरान का, यहाँ पे कौन से माउंटेन्स है? जैग्रोज माउंटेन्स। ये देखो, जैग्रोज माउंटेन्स, ये पूरा का पूरा जो वेस्ट साइड है, ये जैग्रोज माउंटेन से है। और ये जो नॉर्थ का साइड तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये एल्बरोज माउंटेन्स से भरा हुआ है। ये पूरा का पूरा नॉर्थ के साइड में एल्बरोज माउंटेन्स आते हैं, और ये वेस्ट के साइड में जैग्रोज माउंटेन्स आते हैं, जो मैसिव माउंटेन रेंजेस हैं, जो नेचुरल डिफेंसिव वॉल की तरह काम आते हैं। इसका मतलब है कि टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स फास्ट मूव नहीं कर पाते। अब इस जगह से अगर टैंक और आर्मर, पहली बात, यहां से लाया भी कैसे जाएगा? पर अगर किसी तरीके से टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को वो अलाउ कर भी लेता है, अमेरिका ले भी आता है, तो वो अंदर लाएगा कैसे? इस माउंटेन रेंजेस में ही फंस के रह जाएगा। ईरानियन मिलिट्री बेसिस माउंटेन्स के अंदर या अंडरग्राउंड बनाए गए हैं, जिससे एयर स्ट्राइक भी उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती। अमेरिका ऐसा बहुत दिखाने की कोशिश करता है, अमेरिका और इजराइल, कि उन्होंने एयर स्ट्राइक्स करी और एयर स्ट्राइक्स में ना जाने कितना लॉस हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि ये इतने ज्यादा अंडरग्राउंड बनाए गए हैं, इतने ज्यादा डीप बनाए गए हैं, कि अनटिल एंड अनलेस अमेरिका बहुत हैवी एम्यूनेशन का इस्तेमाल करे, बहुत हैवी बॉम्ब्स का इस्तेमाल करे, इन इन इन, इन मिलिट्री बेसिस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। ईरान फिर से वापस इनको कंस्ट्रक्ट कर लेता है, चाहे वो इन एल्बरोज माउंटेन्स की हम बात कर रहे हो, चाहे वो इन वेस्ट साइड पे जैग्रोज माउंटेन्स की हम बात कर रहे हो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ये यूपीएससी में बहुत काम आएगा। याद रखना, नॉर्थ साइड में कौन सी माउंटेन रेंज पड़ रही है ईरान के? एल्बरोज माउंटेन्स। यहाँ पे एल्बरोज माउंटेन्स, और वेस्ट पे कौन सी पड़ रही है? जैग्रोज माउंटेन्स। ये यूपीएससी में बहुत ज्यादा काम आएगा। खैर, दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। ईरान की पॉपुलेशन है रफली 85 से 90 मिलियन। किसी भी कंट्री को इन्वेड करके कंट्रोल करना सिर्फ उसकी आर्मी को हरा देने से कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद ऑक्यूपेशन मेंटेन करनी पड़ती है। मिलिट्री प्लानिंग का एक रफ रूल होता है कि किसी ऑक्यूपाइड कंट्री को कंट्रोल करने के लिए हर 1,000 सिविलियंस पर लगभग 20 सोल्जर्स चाहिए। हर 1,000 सिविलियंस पे लगभग 20 सोल्जर्स चाहिए। अगर आपको 1,000 सिविलियंस को कंट्रोल करना है, तो आपको 20 एक्टिव सोल्जर्स की स्ट्रेंथ चाहिए। अगर ये फॉर्मूला ईरान पर हम अप्लाई करें, तो इन्वेडिंग फोर्स को लगभग 1.5 मिलियन से 1.7 मिलियन सोल्जर्स तक की जरूरत पड़ सकती है। 1.5 मिलियन से 1.7 मिलियन तक के सोल्जर्स की जरूरत पड़ सकती है। ये नंबर इतना बड़ा है कि मॉडर्न वॉर्स में प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं माना जाता। इसके अलावा ईरान ने अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी भी अलग तरीके से डेवलप करी है। ईरान को पता है कि कन्वेंशनल वॉर में अमेरिका से compete करना मुश्किल है, इसीलिए उसने मिसाइल, ड्रोन, नेवल माइंस और फास्ट अटैक बोट्स पर हेवली इन्वेस्ट किया है।
ईरान के पास थाउजेंड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो मिडिल ईस्ट के मल्टीपल यूएस बेसेस को टारगेट कर सकते हैं। यूएस के यहां पे तुम्हें मल्टीपल बेसेस दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो, ये जो तुम्हें ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लू कलर के हैं यूएस के नेवी के बेसिस। ये जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये रेड कलर के हैं यूएस के एयर बेसिस। और ये जो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रीन कलर के हैं यूएस के आर्मी के बेसिस। तो यूएस और ये पूरा का पूरा ईरान है यहां पे। तो ईरान अगर चाहे तो हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक तो नहीं फेंक सकता है अपनी मिसाइल, इतनी उसकी मिसाइल की रेंज नहीं है। लेकिन इन बेसिस को तो वो आराम से खत्म कर सकता है। इन बेसिस को खत्म करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए तुम्हें दिखाई देता है कि ईरान ने जब पहला वेव ऑफ अटैक शुरू किया था, पहला फेज ऑफ अटैक शुरू किया था यूएस पे, यूएस के बेसिस पे, तो उसने इन्हीं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जो यूएस के बेसिस हैं, छुपे हुए हैं, इन्हीं बेसिस पे किया था। अब यूएस काफी हद तक ये कहता है कि उसने ये बेसिस खाली कर दिए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी यूएस की काफी फोर्सेस यहां दिखाई देती हैं। इसीलिए जब ईरान ने पहला फ्रेश वेव ऑफ अटैक किया इन सारे बेसिस पे, जिसमें यूएई के बेसिस पे भी अटैक किया, तो इन अटैक्स में 4 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सोल्जर्स की मौत भी हुई। और ईरान के एक और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है कि उसकी लोकेशन जो है, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के एकदम पास में बैठा हुआ है। तुम्हें ये जो दिखाई दे रहा है, ये लाइन, अब बहुत लोगों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पता ही नहीं है कहां होता है। ये जो छोटी सी तुम्हें दिखाई दे रही है पानी की पट्टी, इसको कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट में से एक है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी नैरो वाटरवे से पास होता है। 20% ऑयल इसी नैरो वाटरवे से। अगर वॉर के टाइम ईरान शिपिंग को डिसरप्ट करता है या टैंकर्स को टारगेट करता है, तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इंस्टेंटली एक्सप्लोड कर सकते हैं और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पर शॉक आ सकता है। इसीलिए मिलिट्री एक्सपर्ट अक्सर ये कहते हैं कि अमेरिका ईरान को एयर स्ट्राइक से डैमेज जरूर पहुंचा सकता है, लेकिन ईरान को इन्वेड करके कंट्रोल करना एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल का वॉर होगा, जिसका इंपैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया को चुकाना पड़ सकता है। तो इसीलिए ये सब जो छोटी मोटी लड़ाइयां अक्सर मिडिल ईस्ट में शुरू हो जाती हैं और लोग ये कहने लगते हैं कि अब तो अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स उतार ही देगा, वो एक पूरी अलग लीग है। ग्राउंड ट्रूप्स अमेरिका ईरान के अंदर नहीं उतार सकता। इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। मैं ये बात लिख के दे सकता हूं कि इट इज इम्पॉसिबल कि अमेरिका कभी भी ग्राउंड ट्रूप्स को ईरान में डिप्लॉय करे। इट इज इम्पॉसिबल। वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा उस वॉर को। तो पैनिक होना बंद करो और पढ़ाई करो, यूपीएससी को अच्छे से निकालो इस साल। ठीक है, चलो।